नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। क्या अमेरिका को लग गया है कि ईरान से युद्ध जितना लंबा जाएगा उसकी नाक उतनी ही फंसती चली जाएगी। यह और बड़ा घाटे का सौदा होता चला जाएगा। क्या अमेरिका ने यह मान लिया है कि अब जितनी जल्दी हो जो करना है वो कर लो, निपटा लो और यहाँ से अपनी फौज लेकर के निकल जाओ? क्या सचमुच यह युद्ध जो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा है अगले 3 हफ्ते के भीतर ख़त्म हो जाएगा? यानी कि दुनिया के ऊपर जो संकट मंडरा रहा है, तेल का, गैस का और कई तरह की दूसरी आर्थिक परेशानियों का, उससे मुक्ति मिलने के आसार दिखने लगे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका को आज संबोधित करने जा रहे हैं, पूरे राष्ट्र को, वो बताएंगे कि इस युद्ध में उन्होंने क्या हासिल किया है और युद्ध के बारे में उनकी अपनी क्या राय है। देश के लोगों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने फैसला क्यों लिया है और यह फैसला अमेरिका के हक में कैसे बेहतर है। डोनाल्ड ट्रंप हिसाब किताब के माहिर आदमी हैं, वो सिर्फ कारोबारी हैं और कारोबारी आदमी नफ़ा नुकसान से चलता है। अमेरिका को सिर्फ यही बताएंगे कि हमने इसमें कितना कमाया है, इसमें हमने कितना बचाया है और कितना बनाया है। आप यह समझिए कि आपने जितना लगाया है उससे कई गुना आप वहाँ से निकाल करके ला रहे हैं। अमेरिका के सामने कमोबेश वो यही बात कहेंगे। तो यह जो ईरान युद्ध में ट्रंप का सरेंडर हम कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर देश अपने आप को कहने वाला और उसका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो झक्की हैं, ज़िद्दी हैं और अपने फैसले पर अड़े रहने वाले हैं, वो धीरे धीरे अपने पैर पीछे कैसे खींचने लगे हैं। उनके बयान लगातार बदलते चले गए और उन बयानों के साथ अमेरिकी फ़ौज जो कुछ भी करती रही, कोई तालमेल बैठ नहीं रहा था। और आज जब वो अमेरिका को संबोधित करने जा रहे हैं तो इस बात के आसार दिखने लगे हैं कि अमेरिका इस युद्ध से अपने पैर पीछे खींचेगा। इसके साथ साथ वो अपनी नाक और अपनी साख दोनों बचाने की कोशिश करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्र को संबोधित करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, व्हाइट हाउस के हवाले से जो राष्ट्रपति का दफ्तर होता है, वहाँ से ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 हफ्ते के भीतर हमारी फ़ौज ईरान की युद्ध से निकल जाएगी। अब ईरान के युद्ध से निकलने का मतलब कि 2-3 हफ्ते के भीतर हम क्या करेंगे? कुछ तो ऐसा करेंगे कि 3 हफ्ते तक फ़ौज को वहाँ रखना बहुत ज़रूरी है, यह भी हम जानेंगे। और हॉर्मुज पर अड़ने से पीछे हट गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये सबसे ज़रूरी बात है। वो अब ये कहने लगे हैं कि ईरान के साथ जो बातचीत हमारी होनी थी, कोई समझौता होता है नहीं होता है, वो हमारे फैसले के आड़े नहीं आएगा। वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कहते थे कि ईरान को हमारी यह 15 शर्तें माननी पड़ेंगी। उन शर्तों की जो लिस्ट है पाकिस्तान के ज़रिए ईरान तक उन्होंने पहुंचाई थी, लेकिन ईरान ने कहा कि ये मानने उनने को हम तैयार नहीं हैं। हमारी 5 शर्तें हैं, उन 5 शर्तों पर आपको बात करनी है तो बात करो, वरना अपनी फ़ौज यहाँ से निकल जाओ। वैसे जंग लड़नी है तो हम तैयार हैं। अब यह जो हॉर्मुज पर स्टैंड है अमेरिका का, यह नया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जिसको पड़ी है यहाँ से हॉर्मुज से अपना जहाज़ निकालने की, जिसको तेल की ज़रूरत है, जिसको गैस की ज़रूरत है, वो अपना जहाज़ निकलवाए। तो किससे निकलवाएगा? यानी कि ईरान वहाँ खड़ा है लाठी लेकर के और वो कह रहा है कि जो भी जाएगा हमको पैसा दे करके जाएगा। एक तरीके से उसने चुंगी वसूलनी शुरू कर दी है। वहाँ की संसद ने इस बात को मंजूरी दे दी है कि हाँ, अब ईरान चुंगी वसूलेगा। ये करें कि भाई ना तो हम चुंगी रोकने के लिए, ना ईरान से लड़ने के लिए हॉर्मुज में जाएंगे। जिसको पड़ी है वो जाता रहे, हमारा इससे कुछ बिगड़ता नहीं है। हमारा तेल जहाँ से आता है हमारे पास खुद बहुत ज़्यादा है। अभी वेनेजुएला पर हमने कब्जा किया है, वहाँ का तेल तो दुनिया भर में सबसे अधिक है। तो दुनिया के 2 सबसे बड़े तेल भंडार वेनेजुएला और अमेरिका, इन दोनों पर ट्रंप बैठे हुए हैं। तो कहते हैं कि अब जिसको अपना काम निकालना है वो बदले। अब ये स्थितियाँ हैं आज की तारीख में अमेरिका, ईरान और उस हॉर्मुज की, जिस हॉर्मुज के ऊपर ईरान ने एक तरीके से पूरा कब्जा जमा लिया है और उसने साहुल सूते में उसको दुरुस्त कर रखा है कि यहाँ तो कोई नहीं हिल सकता है और यहाँ कुछ भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता है। अगर आपको हॉर्मुज लेना है तो आइए हम बताते हैं कि कैसे आप ले सकते हैं। अब हम आपको इसके आगे की जो खबर है वो दिखाना चाहते हैं। बारी बारी से अब खबरें देखिए। अब चूंकि आपको 2 से 3 हफ्ते अपनी फ़ौज रखनी है, तो फ़ौज कितनी बड़ी है,
कितनी तैनाती की है आपने, कितना कुछ बुलाया है। एक बड़ा जमावड़ा ईरान के आसपास समंदर और वहाँ के उन देशों में है जो अमेरिका के मित्र देश हैं और अरब के, और वहाँ अमेरिका के सैन्य ठिकाने भी हैं। यह 8,000 मरीन कमांडोज अमेरिका ने भेज रखे हैं। यूएसएस त्रिपोली पर भी लगभग 4,000 हैं। और मरीन कमांडो अमेरिका के जो होते हैं दुनिया के सबसे घातक और सबसे खतरनाक और सबसे मजबूत बेहतरीन कमांडोज माने जाते हैं। ये कहीं भी ऑपरेशन कर सकते हैं, समंदर में, ज़मीन पर, हवा में। ये इसलिए तैयार किए जाते हैं कि अमेरिका का जो सबसे मुश्किल मिशन हो, उस मिशन को पूरा करने के लिए आप मरीन कमांडोज की मदद लेते हैं, इनका ऑपरेशन करते हैं। इसके अलावा यूएसएस बॉक्सर और यूएसएस त्रिपोली, यह दोनों आसपास ईरान के समंदर में खड़े हैं। इनके ऊपर जवान हैं, इनके ऊपर मरीन कमांडोज भी हैं। एम्फीबियस जहाज़ हैं, और ये जहाज़ वो हैं, आप देखते होंगे तस्वीरों में कि वो बड़े से जहाज़ के नीचे से छोटे छोटे जहाज़ निकलते हैं। वो पानी में भी तैरते हैं और ज़मीन के ऊपर भी चलते हैं, उभयचर कहते हैं। तो एम्फीबियस जहाज़ भी बड़ी तादाद में 6 एम्फीबियस जहाज़ ये तैनाती है ईरान के पास की, और 12,000 करोड़ रोज़ाना का खर्चा अमेरिका का हो रहा है। तो रोज़ का खर्च भी अमेरिका के ख़जाने के ऊपर बोझ है, और यह बोझ कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रहा होगा कि हमारी फ़ौज वहाँ खड़ी हुई है। और दूसरी बात यह है कि हमला इजराइल और अमेरिका इन दोनों का लगातार चल रहा है ईरान के ऊपर, और ईरान भी भरसक इजराइल और बाकी जो देश हैं अमेरिका के समर्थक, यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, उनके ऊपर भी हमला वो कर रहा है। लेकिन इस्फहान और तेहरान, आपको पता है कि फोर्दे, इस्फहान या तेहरान, ये वैसे शहर हैं जहां न्यूक्लियर प्लांट है ईरान की, और इन जगहों पर लगातार बमबारी इजराइल अमेरिका कर रहे हैं, ताकि उनको अंदेशा है कि एनरिच्ड यूरेनियम अभी भी ईरान के पास है। परमाणु बम बनाने के लिए उसके पास जितना भी चाहिए यूरेनियम लगभग है, और उस यूरेनियम को बाहर निकालने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। इजराइल भी कह रहा है कि जब तक यूरेनियम वहाँ है तब तक उसको चैन नहीं पड़ेगा और उसका हमला रुकेगा नहीं। तो इसलिए लगातार बमबारी चल रही है। तो ईरान भी अपनी तरफ से मिसाइलें दाग रहा है, और अमेरिका और इजराइल, यह दोनों भी ईरान के ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं। और इस हमले से ईरान को बहुत नुकसान है। ईरान बहुत तबाह ज़रूर है, लेकिन वो युद्ध को लगातार बनाए रखना चाहता है। अब ये आप खबर देखिए फॉक्स न्यूज़ की है कि यूएस अटैक्स इस्फहान इन ईरान एज गैस प्राइस एवरेज टॉप्स $4। जाहिर है कि फोर्दे या तनांज या इस्फहान, इन शहरों पर लगातार बमबारी हो रही है, और उस इलाके में चूँकि सब कुछ नाकाबंदी ईरान ने कर रखी है, जहाज़ों का आना जाना तेल और गैस के बंद है, इसलिए दुनिया में तेल का भाव लगातार चढ़ता चला जा रहा है। अब वो $112-113 पर बैरल हो गया है। और यह जो गार्डियन कहता है कि ये ईरान है। ईरान भी लगातार हमले कर रहा, जहाँ जहाँ भी अमेरिकी ठिकाने हैं या अमेरिकी असलहा, गोला बारूद, विमान कुछ भी है, वहाँ हमला करता है। जानकारी है कि रूस ने कहा कि भैया सऊदी अरब के भीतर एक एयरपोर्ट पर एयरबेस पर अमेरिका का एक अवॉक्स खड़ा है, और ये अवॉक्स एक ऐसा जहाज़ होता है जिसके ऊपर रडार होता है जो 24 घंटे तक लगातार चारों तरफ घूमता रहता है, और वो 360 एंगल पर जानकारी देता रहता है, डेटा गैदर करता है। तो दुश्मन की मिसाइल, उसका रडार, उसके विमान, जितनी चीज़ें होती हैं उन पर वो निगरानी रखता है, नज़र रखता है, और उनके साथ वो डेटा शेयर करता है। तो उसको उन्होंने नष्ट कर दिया। सऊदी अरब के एयरबेस पर अमेरिका के एक अवॉक्स विमान को हमला करके ईरान ने ख़त्म कर दिया, और ये विमान बहुत काम का होता है, बहुत महंगा होता है। इस तरह के 15-16 विमान ही अवॉक्स विमान अमेरिका के पास हैं। तो अब अमेरिका को अब ईरान की चेतावनी, जो ईरान कह रहा है कि आप हमले जो कर रहे हैं, हमने आपका अवॉक्स नष्ट किया है, इसके अलावा भी हम लगातार हमला कर रहे हैं। और अब आप समझ लीजिए कि अगर आपने हमारे ऊपर हमला तेज़ किया,
हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, हमारी रिहायशी बस्तियों के ऊपर आपने बम गिराए, तो फिर या फिर आप हॉर्मुज़ के द्वीप और हमारे मेनलैंड के ऊपर अपने सैनिकों को लेकर के आए, तो हम पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। 6 महीने की पूरी तैयारी ईरान करके बैठा हुआ है। वो कह रहा है ज़मीन पर उतरे तो महंगा पड़ेगा, आपके जवान ताबूत में यहाँ से जाएंगे और यही उनकी कब्रगाह बन जाएगी। यह ईरान बार बार कहता रहा है। जो पिछला वीडियो मेरा था उसमें भी ईरान की इस धमकी को मैंने आपसे शेयर किया था। अमेरिकी टेक कंपनियों पर, जो टेक कंपनियाँ अरब के इलाकों में हैं, यानी कि सऊदी अरब में, कतर में, बहरीन में, यूएई में, जहाँ कहीं भी हैं, जिन देशों के साथ अमेरिका मिलकर के लड़ाई लड़ रहा है, उन देशों में अमेरिकी कंपनियों के जो दफ्तर हैं, टेक कंपनियों के, उन दफ्तरों को भी अब ईरान निशाना बनाएगा। और कंपनियाँ वहाँ एप्पल की, गूगल की, मेटा की, माइक्रोसॉफ्ट की, इन सभी कंपनियों के दफ्तर हैं। और ईरान कह रहा है कि हमको पता है कि आपके दफ्तर कहाँ हैं और हम उनको लोकेट करके वहाँ हमला करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि हम भी अभी तक, ऐसा नहीं है कि हमारे मिसाइल, गोले बारूद कम हो गए या हम थक गए हैं। हम लड़ाई में हैं, 6 महीने हम लड़ सकते हैं। अब ये स्थितियां आज की तारीख में बनती हुई हैं। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को संबोधित करने वाले हैं, उस समय स्टेटस ये है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मेरा मिशन पूरा हो गया है। अमेरिका जिस मिशन के साथ, जिस मकसद के साथ इस युद्ध में गया था, ईरान के ऊपर हमने हमला किया, आज भी हमला कर रहे हैं। दरअसल हम चाहते थे कि वो परमाणु ताकत ना बने, वो परमाणु बम ना बनाए, और हमने जितने भी उसके परमाणु ठिकाने थे उन ठिकानों को तबाह कर दिया है। उसके पास जो एनरिच्ड यूरेनियम था वह भी हमने ख़त्म कर दिया है। इसलिए हमारा मकसद पूरा हो गया। उसकी मिसाइलें भी बहुत हद तक हमने तबाह कर दी हैं, उनको नष्ट कर दिया है। तो अब ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकता है, बहुत पीछे चला गया है। विटकॉफ जो इनके वार्ताकार हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जिनको लगाया कि भैया आप कुशनर और विटकॉफ, इन दोनों को लगा रखा है कि आप बात कीजिए, और इन दोनों को जहां कहीं भी उनको बात करने को होता है लगा देते हैं। विटकॉफ मैसेज कर रहे हैं ईरान के जो ऊपर के अधिकारी हैं उनको, और वो कह रहे हैं कि विटकॉफ मैसेज भेज रहे हैं। विटकॉफ कह रहे हैं कि हम अभी बातचीत के क्रम में है, प्रक्रिया हमारी अभी बंद नहीं हुई है, चल रही है। लेकिन ईरान क्या कह रहा है, पेजेश्किन जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो कह रहे हैं कि भाई कोई बातचीत नहीं चल रही है, बातचीत हो ही नहीं रही है, बातचीत होगी भी नहीं। और रागची जो वहाँ के बड़े नेताओं में से हैं, यानी कि ईरान की जो टॉप लीडरशिप है, उन टॉप लीडरशिप में रागची भी आते हैं, और वहाँ के स्पीकर हैं, जो संसद है, संसद के ये स्पीकर हैं, और ये कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ तो हमारा कोई ट्रस्ट है ही नहीं। हमने ना कल भरोसा किया था, ना आज भरोसा कर रहे हैं, ना कल भरोसा करेंगे। इसलिए ईरान अपनी जगह पर जस का तस खड़ा है कि आप पर भरोसा नहीं है, आपके साथ बातचीत हो नहीं रही है, आपको वापस जाना पड़ेगा, और हम जो 5 शर्तें आपके लिए सामने रखे हुए हैं उन 5 शर्तों पर आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो हम आपके साथ अभी आगे तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। यानी कुल मिलाकर के देखें तो अमेरिका इस युद्ध से निकलने की तैयारी कर रहा, लेकिन जो 3 हफ्ता है जिसकी तैयारी मैंने आपको दिखाई थी, उस 3 हफ्ते के भीतर वो तमाम मरीन कमांडोज, इनके अपनी जो सैनिक और बाकी जो फाइटर जेट्स हैं, उनके ज़रिए ईरान के ऊपर कहर बनकर के अमेरिका टूटेगा। अमेरिका की कोशिश होगी कि वो कम से कम खार्ग आइलैंड, जो हार्ट है ईरान का, जहाँ से 90% पेट्रोलियम या गैस वो एक्सपोर्ट करता है, उसके ऊपर कब्जा जमा ले अमेरिका। इसीलिए उसके जो एम्फीबियस जहाज़ हैं और मरीन कमांडोज़ हैं उनको ले जाया गया है। तो 8000 मरीन कमांडोज़ और एम्फीबियस शिप्स, इनका इस्तेमाल हॉर्मुज़ के भीतर घुसने और उन द्वीपों के ऊपर कब्जा करने के लिए अमेरिका करेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट मानता है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक बात मानिए कि डोनाल्ड ट्रंप आज की तारीख में जो कह रहे हैं 100% वैसा करेंगे, ऐसा है ही नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम 3 हफ्ते के भीतर वहाँ से निकल रहे हैं, हमारा मिशन पूरा हो गया है। तो जो 3 हफ्ते के भीतर जो कुछ भी करना है वो वही करना है जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ। और इस बात का अंदेशा ईरान को है कि अमेरिका कुछ भी कर सकता है, और यह जो आइलैंड्स हैं उन आइलैंड्स के ऊपर कब्जा जमाना और खार्ग के ऊपर खास करके अमेरिकी फ़ौज को ला करके बिठाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर अमेरिका की एक बड़ी जीत मानी जाएगी।
क्योंकि ईरान बहुत हद तक तबाह हो चुका है। ईरान ने जहां नकेल डाल रखी है और जहां से उसने नरेटी से पकड़ के रखा अमेरिका को, वो हॉर्मुज है। और हॉर्मुज के बाहर निकलने और अंदर जाने के लिए एक ही आदमी है जो वहां का मालिक मुख्तार है, वो ईरान है। और अगर हॉर्मुज को साफ कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, भले ही वो कह रहे हैं कि भैया हॉर्मुज में जिसको जाना है, जिसको आना है, वो अपना जाए आए, वो देखे, लेकिन उनके लिए अमेरिका की जो दादागिरी दुनिया में चलती है और अपने आप को सबसे बड़ा बादशाह दुनिया का बताता है, उसकी खातिर ज़रूरी है कि आप हॉर्मुज के ऊपर पुरानी व्यवस्था बहाल कर दें, यानी जहाज़ों के आने जाने का एक खुला माहौल सबके लिए बराबर सा, वो ज़रूरी है। और यह पूरा का इलाका जो हॉर्मुज का है, उसके ऊपर आप ईरान का नियंत्रण ख़त्म कर दें, क्योंकि वहाँ अगर उसका नियंत्रण रहेगा तो आज नहीं तो कल फिर मुसीबत वो अमेरिका और इजराइल के लिए बनेगा, या फिर उन देशों के लिए जो अमेरिका के मित्र देश हैं और वही हैं ये अरब के देश जो साथ दे रहे हैं अमेरिका का। अब मैं कह रहा हूँ कि यह एक नक्शा आपको दिखाता हूँ, जहाँ हॉर्मुज है और नीचे भूमध्य सागर से लाल सागर को, रेड सी को जोड़ती है स्वेज नहर। ये नक्शा आप देखिएगा। सवाल ये है कि क्या ईरान वहां आ गया है जहां आज से 70 साल पहले मिस्र था? क्या मिस्र ने जिस तरीके से स्वेज नहर के ऊपर कब्जा जमाया और आज भी चुंगी वसूलता है, ईरान ने इस युद्ध से यही पाया कि वो स्वेज नहर की तरह अब हॉर्मुज के ऊपर अपना कब्जा जमा करके मिस्र की तरह चुंगी यहाँ वसूलेगा। ये आप देख रहे हैं, ये रेड सी है और रेड सी ये मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर यूरोप के तमाम देशों को जोड़ता है। इटली, यूनान, टर्की, ये यूरोप के देश हैं। और यहाँ देखिएगा तो ये जो पतला सा रास्ता लाल है, यह है स्वेज नहर। और स्वेज नहर की कहानी आज से 70 साल पहले मैं आपको लेकर चलना चाहता हूँ। उस समय 1952 में मिस्र में कर्नल नासिर सत्ता में आए। उनकी तूती बोलती थी, बहुत पॉपुलर नेता थे। वहाँ क्रांति हुई 1952 में, और 1952 की क्रांति के बाद मिस्र में सत्ता बदली और कर्नल नासिर वहाँ आए। कर्नल नासिर राष्ट्रवादी विचारधारा के नेता थे। जो गुटनिरपेक्ष देश बने या गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ, उसमें जो बड़े नेता थे उसमें एक कर्नल नासिर भी थे, मार्शल टीटो यूगोस्लाविया के और पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के। तो टीटो, जवाहरलाल नेहरू और कर्नल नासिर ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बड़े नेता, सुकर्णो भी। तो वो कर्नल नासिर जब आए तो उन्होंने कहा कि भाई हम नील नदी के ऊपर एक बांध बनाना चाहते हैं ताकि मिस्र का विकास हो। बांध से हमारे यहाँ सिंचाई और बाकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका काम होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने कहा कि ठीक है, हम आपको कर्ज देंगे। लेकिन कर्नल नासिर ने उस दौरान चीन को मान्यता दी। चीन, आपको पता है कि 1949 में चीन में सत्ता का बदलाव हुआ, साम्यवाद आया माओ की अगुवाई में। और माओ की अगुवाई में चीन जो चल रहा था उसको मान्यता दुनिया के बहुत कम देश दे रहे थे। कर्नल नासिर ने मान्यता दी, अमेरिका नाराज हुआ। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि रूस के साथ उन्होंने सौदा किया रक्षा खरीद का, यानी कि डिफेंस के लिए जो साजो सामान चाहिए था मिस्र को, उसकी खरीदारी का समझौता उन्होंने रूस के साथ किया। उस समय निकिता क्रुश्चेव रूस के नेता हुआ करते थे। तो निकिता क्रुश्चेव से नज़दीकी बढ़ाई, माओ से नज़दीकी बढ़ाई। इसके चलते अमेरिका नाराज़ हुआ और अमेरिका ने कहा कि हम आपको पैसा नहीं देते हैं। फिर कर्नल नासिर ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि नहर तो मेरे बगल से जाती है, नहर पर मैं चुंगी लूँगा और इस चुंगी से मैं अपना बांध बनाऊँगा। उन्होंने उसके बाद 1949 में, माफ़ कीजिएगा 1954 में, बल्कि 56 में उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये आसमान बांध जो बनाना चाहते थे, जिसको बनाने से अमेरिका पीछे हट गया कर्ज देने से, बांध के लिए ब्रिटेन भी कर्ज देने से पीछे चला गया। स्वेज नहर का ऐलान उन्होंने 26 जुलाई 1956 को किया। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस की फौजें इजराइल के साथ आ गईं। उस समय तक जो कंपनी थी स्वेज कैनाल कंपनी, उस कंपनी की निगरानी या उस कंपनी के लिए जो सुरक्षा थी वो ब्रिटेन के सैनिक दिया करते थे। जब कर्नल नासिर ने ऐलान किया कि ये स्वेज नहर अब मिस्र की है, तो उसके बाद तीनों देश
आ गए और उसके बाद युद्ध शुरू हो गया। युद्ध जो है भयानक था और कर्नल नासिर ने उस स्वेज नहर, भूमध्य सागर, लाल सागर के आसपास पूरी ताकत से युद्ध लड़ा और बहुत सारे जहाज दुश्मनों के डुबोए, लेकिन बहुत तबाही जैसे ईरान की आज की तारीख में हुई है वैसे ही बहुत तबाही हुई मिस्र की भी। इसी दौरान अमेरिका बहुत नाराज़ हो गया इस हमले से जो इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस ने किया था। आइजनहावर उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। उनको ये लग रहा था कि मिस्र के ऊपर हमला पश्चिमी देशों ने किया है और पश्चिमी देशों के खिलाफ मिस्र है। कर्नल नासिर वहाँ के नेता हैं जो अरब के देशों में पॉपुलर हैं। ऐसा ना हो कि अरब के तमाम देश सोवियत संघ के पाले में चले जाएं। तो वह जो खेमेबंदी सोवियत संघ के साथ अरब के देशों की हो सकती थी, उसको रोकने के लिए उन्होंने कहा कि आप लोगों को यह जंग रोकनी पड़ेगी, यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, आपको पीछे हटना पड़ेगा। और उसी समय निकिता क्रुश्चेव जो रूस के नेता हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अगर आपने इस युद्ध को और लंबा खींचा और मिस्र के ऊपर और नुकसान पहुंचाया, आपने उसको और बर्बाद किया, तो हम पेरिस और लंदन इन दोनों शहरों को तबाह कर देंगे। आप इस बात को समझ लीजिए। बाद में तीनों देश इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन बाहर निकल गए और कर्नल नासिर ने स्वेज नहर के ऊपर कब्जा कर लिया। तो यह नहर जो आपको दिखाई पड़ती है, जो लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है, लगभग 25% जो समुद्र का कारोबार है इस रास्ते से होता है। जो कंटेनर दुनिया भर के होते हैं, उन कंटेनर्स का 30% यहाँ से गुजरता है। और यूरोप के देश को जितना भी, एशिया से जितने जहाज जाते हैं यूरोप के देश को, ये देखिए लाल सागर, तो यहाँ से जितने भी जहाज़ निकलते हैं, अभी हॉर्मुज से निकलते हैं, फिर वो आते हैं और अरब सागर होते हुए, फिर लाल सागर होते हुए और फिर भूमध्य सागर को जाते हैं और फिर टर्की, यूनान, इटली या फिर बाकी यूरोप के दूसरे देशों को जाते हैं। तो यह जो नहर है, इस नहर के ऊपर कब्जा है वो मिस्र ने जमा लिया। तो 115 किलोमीटर लंबी और लगभग 36 किलोमीटर चौड़ी यह जो नहर इंसान ने बनाई, उस नहर के ऊपर तब से 1956 से मिस्र का कब्जा है और यहाँ वो चुंगी वसूलता है। जो जहाज आते हैं जाते हैं वो चुंगी दे करके जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ईरान जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में अमेरिका अगर पैर पीछे खींच लेता है, हॉर्मुज के ऊपर ईरान अपनी पकड़ आज की तारीख में जैसी है बना करके रखता है, वहाँ से उसका अंगद वाला पैर उखड़ता नहीं है, तो यकीन मानिए कि उसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत ईरान को उस इलाके में चैलेंज नहीं कर सकती है। उसकी बादशाहत बिना किसी चुनौती के होगी। और हॉर्मुज से होकर के आने जाने वाले सभी जहाज़ को चुंगी देनी पड़ेगी। और आपको पता है कि दुनिया का जितना तेल का कारोबार है 20% तो यहीं से होता है। तो यूरोप हो या एशिया के देश हो या चीन जापान के देश हो, एशिया के ही हैं वो भी, तो चीन, जापान और एशिया के बाकी देश या यूरोप के देश, इन सभी देशों के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है हॉर्मुज का। और इस पर बैठ जाएगा ईरान और वो ठीक वैसे ही चुंगी वसूलेगा जैसे मिस्र आज की तारीख में 1956 से वसूलता रहा है। अब सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप संबोधन में कहते क्या हैं और 3 हफ्ते का समय जो अमेरिका लिए हुए है अपनी सेना को वापस करने का या इस युद्ध को ख़त्म करने का, इन 3 हफ्तों के दरमियान अमेरिका क्या करता है। लेकिन दुनिया इस बात का इंतज़ार कर रही है कि इस युद्ध को जितनी जल्दी हो ख़त्म होना चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय दीजिए। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर संभव हो तो शेयर किया कीजिए। नमस्कार।